हेलो एवरीवन, स्मार्ट डिज़ाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक एज के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक एज। इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैदिक एज। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक एज में क्या था और क्या हुआ था, कैसा था, इसका इकोनॉमी कैसा था, इसका सोशल लाइफ कैसा था, इसका रिलीजन कैसा था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और पूरा देखें वीडियो को, ताकि आपको वैदिक एज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक एज। तो जो ये वैदिक एज है, ये है वैदिक एज। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं वैदिक एज। वैदिक एज के पीरियड मतलब समय, कौन सा समय था जिसको हम वैदिक एज कह सकते हैं। तो एज पर हिस्टोरी जो वैदिक एज है वो शुरू हुआ था 1500 बीसी में। 1500 बीसी जो था वो वैदिक एज का शुरुआती समय था। और कहाँ तक चला था वैदिक एज? वैदिक एज चला था 500 बीसी तक। कितने बीसी तक? 500 बीसी। मतलब 1500 बीसी से 500 बीसी के समय, ये जो 1500 बीसी से 500 बीसी का समय है, इसी समय को कहते हैं वैदिक एज। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया का सबसे बड़े एडवांस सिविलाइजेशन थे। और उसी सिविलाइजेशन के तुरंत ही बाद का जो सिविलाइजेशन था वही था वैदिक सिविलाइजेशन, और वही था वैदिक एज का सिविलाइजेशन। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म, वैदिक सिविलाइजेशन शुरू। और हमें वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जानने को कहाँ से मिलता है? वो सोर्स क्या है कि हम जो वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जान पाए? जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने जो भी इंफॉर्मेशन थे, जितने भी हिस्ट्री थे, वो हमको कहाँ से मिला? जो आर्कोलॉजिकल एक्सहिबिशन हुआ था, जो आर्कोलॉजिकल रिसर्च हुआ था 1920 में स्टार्ट हुआ था, वहीं से हमको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। तो अब वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में कैसे हमें पता चला? वो था वैदिक टेक्सेस, मतलब जो वैदिक किताबें थे, वहीं से हमको पता चला वैदिक कल्चर के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड के बारे में। और वही एक लोटा सोर्स है, जो वैदिक सिविलाइजेशन का वैदिक टेक्सेस है, एक लोटा सोर्स है, जहाँ से हमको ओनली एंड वन सोर्स, जहाँ से हमको वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पता चला है। तो अभी लिखा हुआ है कि द वैदिक टेक्सेस आर द प्राइमरी सोर्सेस फॉर द रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द वैदिक कल्चर। मतलब जो वैदिक टेक्सेस है वही ओनली एंड लोटा सोर्स है, जो जहाँ से हम वैदिक एज के बारे में रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ थ्योरीज निकल के आई है, कुछ थ्योरीज है जो निकल के आए हैं वैदिक कल्चर के बारे में। जब वैदिक कल्चर शुरू हुआ था, मतलब जब वैदिक पीरियड शुरू हुआ, वो उसी समय कुछ थ्योरीज निकल के सामने आई कि वैदिक कल्चर कहाँ से शुरू हुआ, किस हिसाब से शुरू हुआ, कहाँ से वैदिक कल्चर के जो लोग थे वो कहाँ से आए या फिर कहाँ से बिलोंग करते थे। तो इसके लिए कुछ थ्योरीज निकल के सामने आए और हम उसी के कुछ थ्योरीज के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, मतलब देखने वाले। तो सबसे पहले जो थ्योरीज निकल के आए वो थे सेंट्रल एशियन थ्योरी। तो सबसे पहला जो थ्योरी था वो था सेंट्रल एशियन थ्योरी। तो एज पर सेंट्रल एशियन थ्योरी उसको मानने वाले थे प्रोफेसर मार्क्स मुलर। तो प्रोफेसर मार्क्स मुलर थे ये, प्रोफेसर मार्क्स मुलर, ये थे प्रोफेसर मार्क्स मुलर। प्रोफेसर मार्क्स मुलर एक जर्मन स्कॉलर था। प्रोफेसर मार्क्स मुलर एक जर्मन स्कॉलर था, किस सब्जेक्ट का? कंपैरेटिव लैंग्वेजेस का। जो कंपैरेटिव लैंग्वेज है उसी का स्कॉलर था प्रोफेसर मार्क्स मुलर। और प्रोफेसर मार्क्स मुलर का मानने वाला था जो आर्यंस, मतलब जब आर्यंस इंडिया में आए तब से वैदिक कल्चर का शुरुआत हो गई। जब आर्यंस इंडिया में आए, जहाँ से आए थे, जब इंडिया में आते ही वैदिक कल्चर का शुरुआत हो गया था। मतलब 1500 बीसी में आर्यंस कहीं दूसरी जगह से इंडिया में आए। तो
तो पहला थ्योरी वो इसी के रिलेटेड है कि सेंट्रल एशियन थ्योरी, जो प्रोफेसर मैक्स मुलर था उसका मानना था कि जो आर्यंस थे वो एक्चुअली सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे, वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। और उसको मानने का सोर्स क्या था कि प्रोफेसर मैक्स मुलर किस हिसाब के किस चीज के हिसाब किस चीज के बेसिस पे ये बोला था कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे ये आर्यंस। तो सबसे वो, क्योंकि प्रोफेसर मैक्स मुलर एक कॉम्परेटिव लैंग्वेज के प्रोफेसर थे, वो स्कॉलर थे, तो उसी लैंग्वेस्टिक कुछ सिमिलरिटीज की वजह से उसने ऐसा बोला। क्योंकि देखिए मिडिल सेंट्रल एशिया का जो एक कंट्री है ईरानियन टेक्स्ट, तो ईरान जो बिलोंग्स करता है सेंट्रल एशिया से, और ईरानियन एक टेक्स्ट था इसका नाम था अवेस्ता। अवेस्ता जो था वो एक ईरानियन टेक्स्ट था, और अवेस्ता के कुछ लैंग्वेजेस और जो ऋग वेद थे हमारे वेद, उस वेद के कुछ वर्ड्स सिमिलर हुआ करते थे। जैसे कुछ शब्द जैसे एच और एस जैसे लेटर्स, और उसका जो अर्थ मतलब स्पेलिंग भी था वो भी सेम थे। जैसे सप्ता सिंधु, जो सप्ता सिंधु वर्ड है, ये सप्ता सिंधु वो एक्चुअली हेप्टा हिंदू वर्ड, दोनों सिमिलर वर्ड था, अवेस्ता से मिलजुलता था। जैसे असुरा, जो असुरा था वो अहुरा से मिलता जुलता था। होमा जो सोमा से मिलता था। ऐसे ही कुछ लैंग्वेजेस थे जिससे प्रोफेसर मैक्स मुलर ने एक दावा किया, ये क्लेम किया कि जो आर्यंस थे एक्चुअली वो सेंट्रल एशिया से बिलोंग्स करते थे, और वो लोग सेंट्रल एशिया से ही इंडिया में आए थे। तो ये था एक थ्योरी। अब चलते दूसरी थ्योरी पर। जो दूसरा थ्योरी था, अब चलते हैं दूसरा थ्योरी। जो दूसरा थ्योरी अब जो दूसरा थ्योरी था वो था यूरोपियन थ्योरी। दूसरा थ्योरी था वो था यूरोपियन थ्योरी। तो यूरोपियन थ्योरी को मानने वाले थे सर विलियम जोनास और गैलिस जो था हंगरी से, और था स्वेदियर फ्रेंच से, मॉर्गन वेस्टर्न साइबेरिया से। ये लोग थे यूरोपियन थ्योरी के समर्थक। मतलब ये लोग इन लोगों का हिसाब से जो आर्यंस भी था वो लोग एक्चुअली यूरोप से बिलोंग करते थे। क्योंकि और जो सर विलियम जोनास, गिल्स, सोडर, मॉर्गन, वेस्टर्न साइबेरिया आर सपोर्टेड द थ्योरी। मतलब जो ये लोग थे, ये लोग यूरोपियन थ्योरी को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि जो एज पर दिस पर्सन्स, मतलब इन लोगों के हिसाब से जो संस्कृत लैंग्वेज था और यूरोपियन लैंग्वेज, उसमें कुछ सिमिलरिटीज है। जो यूरोपियन लैंग्वेज, जो प्राचीन यूरोपियन लैंग्वेज था, और जो संस्कृत लैंग्वेज है हम लोगों का, उसमें कुछ सिमिलरिटीज है, जिससे इन लोगों का कहना है कि जो आर्यंस थे एक्चुअली वो यूरोप से बिलोंग करते थे और वेस्ट से बिलोंग करते थे। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो संस्कृत वर्ड जो पितरी जो संस्कृत वर्ड है वो एक्चुअली सिमिलर टू द लेटिन वर्ड्स मटर एंड पीटर। मटर जो संस्कृत जो लेटिन वर्ड मटर और पीटर है वो संस्कृत वर्ड मतरी और प्रीति से कुछ मिलता जुलता है। इसलिए इसको बोला गया कि जो आर्यंस, मतलब इसी लैंग्वेस्टिक बेसिस पर बोला गया कि आर्यंस जो थे एक्चुअली यूरोप से बिलोंग करते थे। ऐसे और बहुत से वर्ड्स थे, सिर्फ एक दो वर्ड्स को ही मानकर ये मानना कि आर्यन जो थे यूरोप से बिलोंग करते थे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे वर्ड थे जो संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज से मिलता जुलता था। तो ये था
यूरोपियन थ्योरी। अब नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ नॉर्थ पोल और आर्कटिक थ्योरी। द थ्योरी ऑफ नॉर्थ पोल और आर्कटिक थ्योरी। तो जो थ्योरी ऑफ नॉर्थ पोल और आर्कटिक थ्योरी है उसको मानने वाले थे हमारे इंडिया की बाल गंगाधर तिलक जी ने। जो बाल गंगाधर तिलक जी ने का मानना था कि जो आर्यंस थे एक्चुअली वो नॉर्थ पोल से बिलोंग करते थे, मतलब आर्कटिक रीजन से, क्योंकि ऋग्वेद में ऐसा कुछ मेंशन है कि बहुत सी ठंड, हर्ष कोल्ड और 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात के बारे में ऋग्वेद में कुछ ऐसा उल्लेख है। तो इसी बेसिस पर बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था कि जो आर्यंस एक्चुअली बिलोंग करते थे नॉर्थ पोल से और वो लोग नॉर्थ पोल से ही इंडिया में आए थे। तो ये था 3 थ्योरीज। तो आप देखते हैं और दूसरा को क्या क्या थ्योरी निकल के आई है। तो अब आते हैं चौथी थ्योरी पर, तिब्बत थ्योरी। जो चौथी थ्योरी था वो था तिब्बत थ्योरी, तिब्बत थ्योरी। और उसको मानने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये थ्योरी प्रोपोनेंट किया था कि जो आर्यंस थे एक्चुअली वो लोग तिब्बत से बिलोंग करते थे, वो लोग, उस लोगों का घर था एक्चुअली तिब्बत, वो लोग तिब्बत से ही इंडिया में आए थे। तो और इसके बारे में कुछ वेदों में भी रेफरेंस है, जो जिसके बेसिस पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह बोला था कि एक्चुअली आर्यन जो थे तिब्बत से बिलोंग करते थे। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी, इंडियन थ्योरी, जो हमारा लोकल थ्योरी है, मतलब इंडिया का ही थ्योरी है ये, और इंडिया से भी। और इस थ्योरी के मुताबिक जो था कि जो आर्यंस थे एक्चुअली वो सप्ता सिंधु रीजन से बिलोंग करते थे, मतलब सप्ता सिंधु रीजन मतलब इंडस वैली रीजन, इंडस रिवर जो था उसका उसी रीजन में बिलोंग करते थे। जैसे उसमें कुछ सरस्वती रिवर हो गया, सरस्वती रिवर हो गया, कुछ पंजाब और कश्मीर के बारे में कुछ ऐसा वेद में लिखा हुआ है कि कुछ जो रिवर्स है, सरस्वती रिवर, फिर इंडस रिवर, ऐसा कुछ कुछ ऐसे रिवर्स के बारे में ऋग्वेद में मेंशन है। और इसी बेसिस पे जो था डॉक्टर एसिडास, गंगानाथ झा, श्री एल डी कल्ला और श्री डी एस त्रिवेदी, इन लोगों ने बोला कि नहीं, जो आर्यंस थे एक्चुअली वो सप्ता सिंधु रीजन से बिलोंग करते थे, मतलब इंडिया में ही थे वो, एक्चुअली वो लोग इंडिया से बिलोंग करते थे। तो ये थे कुछ पास्ट थ्योरीज जो आर्यंस कहाँ से बिलोंग करते थे और कहाँ से इंडिया में आए थे, इसके बारे में जो थ्योरीज थे, यही था आर्यंस का इंडिया में 1500 बीसी में आने का थ्योरी, मतलब जहाँ से वो लोग बिलोंग करते थे। तो तो ये था आर्यंस के कहाँ से वो लोग बिलोंग करते थे इसके बारे में थ्योरीज, पास्ट थ्योरीज, जो डिफरेंट समय में डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने उसको माना और लोगों के सामने टेस्ट किया कि नहीं, आर्यंस यहाँ से बिलोंग करते थे, सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे, यूरोप से बिलोंग करते थे किसी का, और नए तिब्बत से बिलोंग करते थे, नॉर्थ पोल से बिलोंग करते थे। मतलब ये था कुछ पास्ट थ्योरीज जो जिसके हम बारे में बताया गया कि आर्यंस यहाँ से नहीं, यहाँ से बिलोंग करते थे, मतलब यहाँ से बिलोंग करते थे। तो अब आते हैं वैदिक कल्चर के बारे में। जो वैदिक कल्चर था वो एक्चुअली आर्यन जब इंडिया में आए तभी से शुरू हो गया वैदिक कल्चर। और जो वैदिक कल्चर था वो एक्चुअली दो हिस्सों में बता हुआ है, एक था आर्ली वैदिक पीरियड और एक था लेटरल वैदिक पीरियड। जो आर्ली वैदिक पीरियड था वो एक्चुअली 500 साल का था, और दूसरा जो लेटरल वैदिक पीरियड है वो भी 500 साल का ही इतिहास रहा है, दोनों पीरियड का। तो जब आर्यंस इंडिया में आए तभी से अर्ली वैदिक पीरियड का शुरुआत हो गई, मतलब अर्ली वैदिक लिटरेचर और ऋग्वेदिक कल्चर का शुरुआत हो गया। जो एक्चुअली जो
अर्ली वैदिक पीरियड है उसको हम ऋग्वेदिक कल्चर भी कहते हैं और ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं उस समय को। और उसका समय था 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1000 बीसी, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक हम उस समय को क्या कहते हैं, ऋग्वेदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड। मतलब जब इंडिया में फर्स्ट आर्यंस आके सेटल हो गए, और उसी समय को हम ऋग्वेदिक पीरियड कहते हैं, क्योंकि उस समय जो ऋग्वेदिक पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्यन जो थे वो पहले ऋग्वेद को माना करते थे। जो अर्ली वैदिक पीरियड के समय में ओनली ऋग्वेद को ही माना करते थे आर्यंस। तो इसलिए इस समय को हम अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं। और जो ऋग्वेद था उसको एक्चुअली फैमिली बुक भी कहा जाता था उस समय। तो ये था ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में। तो अब आते हैं दूसरा जो पार्ट है वो था लेटरल वैदिक और लेटरल वैदिक कल्चर। जो लेटरल वैदिक जो कल्चर था वो एक्चुअली 1000 बीसी से 500 बीसी तक उसका इतिहास रहा है। मतलब जब अर्ली वैदिक पीरियड जब खत्म हुआ उसी समय लेटरल वैदिक पीरियड का शुरुआत हो गई। मतलब जब आर्यंस इंडिया में आए और पूरी तरह से सेटल हो गए, और सेटल होने के बाद जब उन लोगों ने आयरन का इस्तेमाल सीखा, बिजनेस करना सीखा, डिफरेंट मेटल्स का यूज करना सीखा, तो उसी समय को हम क्या कहते हैं, लेटरल वैदिक पीरियड। और लेटरल वैदिक पीरियड का शुरुआत 1000 बीसी में हो गया और वो 500 साल तक 500 बीसी तक उसका वो चलते रहे। तो ये था दो भाग जो वैदिक कल्चर का। मतलब जो वैदिक कल्चर दो हिस्सों में बता हुआ था, एक था लेटरल अर्ली वैदिक पीरियड जिसको हम ऋग्वेदिक पीरियड भी कहते हैं, और दूसरा भाग को हम क्या कहते हैं, लेटरल वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का जो समय था वो था 1500 बीसी से 1000 बीसी, और जो लेटरल वैदिक पीरियड था वो था 1000 बीसी से 500 बीसी। तो ये था लेटरल दो वैदिक पीरियड के भाग। अब जानते हैं वैदिक लिटरेचर। जो वैदिक लिटरेचर क्या है, मतलब वैदिक लिटरेचर क्या है। जो वैदिक लिटरेचर एक्चुअली जो वेद्स है, जो चार वेद्स, उन चार वेद्स ही है अर्ली वैदिक लिटरेचर। मतलब उन चार वेद को ही हम वैदिक लिटरेचर बोल सकते हैं। और जो वैदिक सिविलाइजेशंस था, ऐसा मैंने पहले ही कहा कि जो वैदिक लिटरेचर द ओनली सोर्स इज द वैदिक लिटरेचर आर द वेद्स। और वेद्स का मतलब है नॉलेज, मतलब ज्ञान। और ये जो वेद था एक्चुअली बहुत सी शतिकाओं से, मतलब बहुत सी सेंचुरी से, जनरेशन बाय जनरेशन क्या हुआ था, वो लोगों के मुंह पे ही था, मतलब जबान पे था, लिखित रूप से नहीं था। तो बाद में क्या किया गया, इसको कंपाइल किया गया और लिखा गया वेद को। और द अर्लीस्ट सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट बिलोंग्स टू द 11th सेंचुरी। और जो सबसे पुराना सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट अभी है वेद का, वो 11th सेंचुरी का है। मतलब वेद जो पहले था वो सेंचुरी बाय सेंचुरी लोगों के मुंह में ही था, उसका कोई लिखित रूप से नहीं था। लेकिन बाद में उसको कंपोज किया गया, फिर उसको बाद कंपाइल किया गया और उसको लिखा गया। तो हम जानते हैं कि वेद चार है। तो चार वेद क्या क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों का और 4 हिस्सा है। मतलब हर एक वेद का 4 हिस्सा, 4 वेदों का 16 हिस्सा। मतलब एक वेद का एक ही 4 हिस्सा, 4 वेद, मतलब 4 वेद है। और 4 वेदों में से, और हर 4 वेदों में से और 4 भाग किया गया है। तो उनको क्या कहते, वो 4 भाग ये है कि संहिता, ब्राह्मणस, आरण्यकस और उपनिषद। जो हर वेद में क्या है, एक संहिता होगा, ब्राह्मणा होगा, आरण्यक होगा और उपनिषद होगा। मतलब हर वेदों में 4 भाग होंगे इन सारों का। तो अब चलते हैं हम ऋग्वेद के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद माना जाता है। मतलब ऋग्वेद जो है वो एक्चुअली सबसे पुराना वेद है, क्योंकि 1500 बीसी में जब अर्ली वैदिक पीरियड शुरू हुआ था, वही था वैदिक एज का शुरुआती दौर। और उसी दौर में
ऋग्वेद को माना जाता था। तो इसी हिसाब से ऋग्वेद जो था सबसे पुराना वेद, मतलब वेदों का सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में क्या दिखाया गया है कि इट्स डिस्पाइट द लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीपल इन इंडिया। इसमें ऋग्वेद में जो अर्ली वैदिक पीपल्स जो था उसके बारे में बताया गया है ऋग्वेदों में। और ऋग्वेद में कितने हाइम्स है? 1028, मतलब 1028 क्या है? हाइम्स है। और उन हाइम्स को कितने मंडलस में, मतलब कितने मंडलस में भाग किया गया है? और बुक्स, मतलब मंडलस मतलब छोटे छोटे बुक, मतलब छोटे छोटे उन 1028 मंडलस को और 10 बुक्स में, मतलब 10 मंडलस में भाग किया गया है। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद में कितना भाग है? 1028 हाइम्स है। और इन 28 हाइम्स को 1028 हाइम्स को और 10 मंडलस में भाग किया गया है, मतलब 10 छोटे छोटे किताबों में भाग करके लिखा गया है। तो आलियस मंडलस 2 and 7, मतलब 207 का जो 207 का जो बुक है, 2 नंबर ऋग्वेद का जो मंडलस है, मंडलस 2 से 7, वो था सबसे पुराना मंडला, मतलब सबसे पुराना बुक माना जाता है। और मंडला 8, जो मंडला 8 है वो मोस्टली रिलेटेड टू द कानाबा फैमिलीज। मंडला 9 जो था वो ऑल हाइम्स आर डिसाइडेड एंटी द सोमा। एंड मंडला 1 और 10, मंडला 1 और 10 जो था वो एक्चुअली कंटेंट एक्सप्लेनेशंस ऑफ 4 वर्ना। जो वर्ना है, जो हिंदू धर्म में सात वर्ण है, उसके बारे में बताया गया है 1 और 10 नंबर मंडला में। और द ओनली सर्वाइविंग रेसिस्टेंस ऑफ ऋग्वेदा इज द सकाला शाखा। जो अभी जो सर्वाइविंग रेसिस्टेंस ऑफ ऋग्वेदा है वो है सकाला शाखा, अभी सर्वाइविंग हिसाब से है। और द उपवेदा ऑफ ऋग्वेद इज आयुर्वेदा। जो ऋग्वेद का उपवेदा है, मतलब ऋग्वेद का जो उपवेदा है उनको, उसका नाम क्या है? आयुर्वेदा। और ऋग्वेद हैज बीन इंक्लूडेड यूनेस्को इन द लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग ऑल ह्यूमन हेरिटेज। और ऋग्वेद को यूनेस्को के वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज के हिसाब से लिटरेचर के हिसाब से लिस्टिंग भी किया गया है ऋग्वेदा को। तो अब है दूसरा कि सामवेदा। सामवेदा और द वेदास ऑफ साइंस, मतलब सामवेदा को क्या कहते हैं? वेदास ऑफ साइंस भी कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वर्सेस जो है सामवेदा को एक्चुअली ऋग्वेदा से लिया गया है, वो एक्चुअली ऋग्वेदा से लिया गया है। और उसको पोएट्रिक फॉर्म में अरेंज किया गया है, मतलब पोएट्रिक फॉर्म में अरेंज किया गया है। सामवेदा इज द कलेक्शंस ऑफ 1810 मेलोडीज। मतलब सामवेदा जो है 1810 मेलोडीज, मतलब म्यूजिक के हिसाब म्यूजिक मेलोडीज में भाग किया गया है, कलेक्शंस किया गया है। और द ओनली कंटेंट द फेमस द्रौपदी रागा लेटर संग बाय तानसेन। जो इट कंटेंट्स, मतलब जो सामवेदा है, सामवेदा क्या कंटेंट करता है? मतलब जो द्रौपद रागा है, सामवेदा का जो वर्सेस है वो एक्चुअली उसमें क्या है? द्रौपद रागा को हम पाते हैं, उसको मिलता है। और उसको जो बाद में तानसेन ने गाया था, जो शाखास था, जो रेसिशंस का शाखास, द सामवेदा आर क्या था? कौठमा, जामियाना एंड रानायनिया। द उपवेदा ऑफ सामवेदा इज कंदर्व वेदा। जो उपवेदा है सामवेदा का, जो उपवेदा है उसका नाम है कंदर्व वेदा। अब आते हैं यजुर्वेदा और वर्शिप और रिचुअल नॉलेज। यजुर्वेदा को क्या कहते हैं? वर्शिप। जो वर्शिप का मतलब रिचुअल नॉलेज का, जो पूजा पाठ के लिए जो मंत्र है वो सब यजुर्वेदा से लिया गया है, वो सब यजुर्वेदा से मिलता है। तो यजुर्वेदा क्या करते हैं? डील्स विद प्रोसीड्यूर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। यजुर्वेदा में किससे डील करता है? जो प्रोसीड्यूर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू शुक्ला यजुर्वेदा और वज्रसेना, व्हाइट यजुर्वेदा और व्हाइट शुक्ला यजुर्वेदा और व्हाइट यजुर्वेदा, मतलब सफेद यजुर्वेदा। तो इट कंटेन्स ओनली मंत्रास, मतलब व्हाइट यजुर्वेदा और शुक्ला यजुर्वेदा में क्या मिलता है? सिर्फ ओनली मंत्रास, मतलब जो हम पूजा पाठ में मंत्र पढ़ते हैं उसी को, वो सब मंत्र कहाँ से
हमें मिलता है यजुर्वेदा से। एंड इट contains द मध्यान्ह एंड कानवा रेसिशंस एंड कृष्णा यजुर्वेदा, जो कृष्णा यजुर्वेदा और ब्लैक यजुर्वेदा, इट कंटेन्स क्या बोथ मंत्रास एंड कोर्स एक्सप्लेनेशंस और commentary. It contains Kataka, Maitrayani, Tritikala and Kapisala रेसिशंस। एंड यजुर्वेदा का जो उपवेदा है उसका नाम क्या है? धनुर्वेदा। उपवेदा का जो उपवेदा जो यजुर्वेदा का उपवेदा है उसको धनुर्वेदा बोलते हैं। यजुर्वेदा जो है वो एक्चुअली है एक क्या है, मंत्र का मतलब जो वर्शिप और रिचुअल नॉलेज का वेदा है माना जाता है। और उसमें दो भाग है, एक है शुक्ला यजुर्वेदा और एक है कृष्णा यजुर्वेदा, मतलब सफेद यजुर्वेदा और काला यजुर्वेदा। तो सफेद यजुर्वेदा में क्या मंत्रस इसमें मंत्रस मिलते हैं, और जो कृष्ण यजुर्वेदा इसमें भी मंत्रस मिलते हैं, लेकिन इट कंटेन्स बोथ मंत्रस एंड कोर्स एक्सप्लेनेशंस और कमेंट्री आल्सो। और जो उपवेदा है यजुर्वेदा का उसको क्या कहते हैं? धनुर्वेदा। अब आते हैं अथर्ववेदा। जो अथर्ववेदा है वो एक्चुअली मैजिक स्पेल्स और वर्ड ऑफ एविल स्पिरिट और डेंजरस। जो अथर्ववेदा है इसमें मैजिक स्पेल मिलता है हमें, मैजिक स्पेल को हम पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, इट इज कंसिडर्ड नॉन आर्यन वर्क एंड डिवाइडेड इनटू 20 खंडस एंड 7 हाइम्स। एक्चुअली अथर्ववेदा को नॉन आर्यन वर्क के हिसाब से भी कंसिडर किया जाता है, और उसमें 20 खंडस मतलब 20 खंडस के हिसाब से किताब है, और जिसमें 711 हाइम्स है। और इट कंटेन्स Saukana and Pepilindia रेसिशंस एंड द उपवेदा ऑफ अथर्ववेदा इज शिल्पवेदा। द उपवेदा जो है अथर्ववेदा का वो है शिल्पवेदा। ये तो था वेदों के बारे, 4 वेदों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ब्राह्मणस। जो ब्राह्मणस है एक्चुअली वो है वेद का जो भाग, जो वेद का जो 4 और भाग है। ब्राह्मणस हो गया, ब्राह्मणस हो गया, उसके बाद अरंक्यास हो गया, उपनिषद हो गया और वेदांतस हो गया। एक्चुअली तो हम अब पढ़ते हैं ब्राह्मणस। ब्राह्मणस कंटेन्स डील्स अबाउट मीनिंग ऑफ वैदिक हाइम्स। ब्राह्मणस में हमें क्या मिलता है? वेद के जो हाइम्स है उसका मीनिंग मिलता है हमें ब्राह्मणस में, एंड देयर एप्लीकेशंस एंड स्टोरीज ऑफ देयर ओरिजिन्स। और जो हाइम्स है उसका क्या मिलता है? एप्लीकेशंस, कहाँ पे अप्लाई होगा और उसका सोर्स क्या है, कहाँ से हमको उसका ओरिजिन का सोर्स क्या है। जो हाइम है उस हाइम्स का जो ओरिजिन है उसका ओरिजिन क्या है वो हमें पढ़ने को मिलता है ब्राह्मणस में। और इस वेदा से सेवरल ब्राह्मणस अटैच टू इट, और हर वेद में बहुत सारे ब्राह्मणस अटैच हुआ मिलता है। द ब्राह्मण डिस्क्राइब द रूल ऑफ परफॉर्मेंस और सेक्रिफिशियल सेरेमनी। जो सेक्रिफिशियल सेरेमनीज है उसको कैसे किया जाता है, उस रूल्स को अच्छी तरह से ब्राह्मणस में मेंशन किया हुआ है। तो आइत्रेरिया और कौशति की ब्राह्मणस जो है वो एलोटेड ऋग्वेदा फॉर डिटेलिंग। जो आइत्रेया ब्राह्मणस है वो एक्चुअली ऋग्वेदा से डील करता है। टांडेया और जैमिनिया ब्राह्मणस जो सामवेदा से डील करता है। टाइट्रिया एंड टांडे और जैमिनिया ब्राह्मणस वो सामवेदा से बिलोंग्स करता है। डिटेल्स सामवेदा को सामवेदा में मिलता है। और जो यजुर्वेदा का ब्राह्मणस है उसका नाम है टाइटोरिया और एंड सतपथा ब्राह्मणस। एंड जो अथर्ववेदा का ब्राह्मणस है वो ओनली एक ब्राह्मणस है और उसका नाम है गोपद ब्राह्मणा। उसका नाम है गोपद ब्राह्मणा। अब आरंक्यस। एक्चुअली आरंक्यस को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट बुक। आरंक्यस को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट बुक कहते हैं। एज दे आर रिटन मेनली बाय हार्मिट्स लिविंग इन द जंगल्स फॉर देयर पीपल्स। जो हार्मिट्स मतलब जो राजा थे, जो हार्मिट्स थे, जंगल में बसने वाले, जंगल में जो लोग रहते थे, उन लोगों ने लिखा हुआ था
आरंक्यास। तो इसलिए, और किसके लिए लिखा था? उन लोगों के, पीपल्स के, मतलब जो जंगल के बासिंदे थे उन लोगों के लिए आरंक्यास को लिखा गया था। तो इसलिए आरंक्यास का दूसरा नाम फॉरेस्ट बुक भी है। और वो लोग सेक्रीफाइस में ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, वो लोग सेक्रीफाइस से ज़्यादा मेडिटेशन में ज़्यादा बिलीव करते थे। जो हर्मिट्स लोग थे। एंड ऑल्सो दे क्या करते थे, वो लोग एक्चुअली सेक्रीफाइस का अपोज ही करते थे। वो एक्चुअली they are concluding portions of brahmanas are interpretation in personal and philosophical way। वो लोग क्या करते थे कि जो सेक्रीफाइसेस थे उन लोगों, उनका थोड़ा ज़्यादा मानते नहीं थे, उसका अपोज किया करते थे। और एक्चुअली वो लोग सेक्रीफाइसेस से ज़्यादा मेडिटेशन पे ऊपर ज़्यादा बिलीव करते थे। और वो सब लिखा हुआ है कहाँ पर? आरंक्यास में। अब आते हैं उपनिषद के बारे में। लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद इज टू सिट नियर समवन, मतलब उपनिषद, उपनिषद, इन तीनों अर्थ सब को मिलाकर बनाया गया है उपनिषद। मतलब सिट नियर समवन, मतलब किसी के पास आके बैठना। उपनिषद किसी के पास आके बैठना। और जो उपनिषद में है 108 उपनिषद, देयर आर 108 उपनिषद, मतलब 108 उपनिषद है अभी। और जिसमें से 13 उपनिषद बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट उपनिषद है। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन और ब्रह्मन, मतलब ये आत्मा और ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट जो है उपनिषद इंट्रोड्यूस करता है। और फोकस ए लॉट ऑफ फिलोसफी अबाउट लाइफ, यूनिवर्स, सेल्फ, बॉडी एंड सेक्रीफाइस एक्सेट्रा। और वो क्या करता है? फोकस करता है किसके बारे में? ज़्यादातर हमारी बॉडी, लाइफ, यूनिवर्स एंड सेक्रीफाइसेस एक्सेट्रा के बारे में हमारे ज़्यादातर ये बात इंट्रोड्यूस करता है। कौन? उपनिषद। और जो उपनिषद से वो एक्चुअली फिलोसॉफिकल इन नेचर एंड, मतलब वो नेचर से ज़्यादा फिलोसॉफी है। और उसको स्पीक द हाईएस्ट नॉलेज ऑफ लेवल ऑफ नॉलेज, मतलब ये जो नॉलेज का लेवल, हाईएस्ट लेवल नॉलेज तक ये उपनिषद जो है वो हमें बताता है। सत्यम जयते अंदर नेशनल एम्ब्लम, मतलब जो हमारे नेशनल एम्ब्लम है उसमें जो लिखा हुआ है सत्यम जयते, वो कहाँ से लिया गया था? वो लिया गया था मंडेव का उपनिषद, मतलब मंडे के उपनिषद से लिया गया था। कौन? क्या? वो सत्यमेव जयते। ये याद रखेगा क्योंकि ये इंटरव्यू कभी कभार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मंडे के उपनिषद से कौन सा वर्ड लिया गया था? सत्यमेव जयते, जो हमारे नेशनल एम्ब्लम में लिखा हुआ है। द छांदोग्य उपनिषद क्लियरली रिफर्स टू द फर्स्ट 3 आश्रम्स एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैरिजेस। मतलब जो छांदोग्य उपनिषद है वो हमारे जो आश्रम से फर्स्ट, उनमें से फर्स्ट 3 आश्रम के बारे में ये बताते हैं। और 2 टाइप की मैरिज के बारे में, मतलब शादी के बारे में ये हमें बताते हैं। क्या है? जो वो कौन कौन सा मैरिज है? वो है अलुमोना मैरिज, मतलब एक है अनुलोमा मैरिज एंड प्रतिलोमा मैरिज। अनुलोमा मैरिज मतलब मैरिज ऑफ मैन इन हिज ओन वर्ण, मतलब जो अपने ही वर्ण के हिसाब, अपने ही जाति के लोगों से अपने जाति में शादी करते हैं। मतलब एक मैन के, मतलब मेल के बारे में बताया गया है। मैन मतलब मैरिज ऑफ मैन, मेल के बारे में बताया गया जो शादी करते हैं अपने ही जाति में, मतलब अपने ही वर्ण में। और बिलो हिज वर्ण, मतलब उसके नीचे की जाति, मतलब नीचे के वर्ण के लोगों से वो मतलब लड़की से शादी करते हैं, उसके बारे में उसको क्या कहते हैं? अनुलोमा मैरिज। इट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज इन सोसाइटी। और ये जो अनुलोमा मैरिज है वो एक्चुअली मोस्ट कॉमन था और वो मोस्ट एक्सेप्टेबल भी था। और प्रतिलोमा मैरिज क्या है? प्रतिलोमा मैरिज था मैरिज ऑफ ए वोमेन। याद रखिएगा कि अनुलोमा मैरिज ऑफ मैन एंड प्रतिलोमा मैरिज ऑफ वोमेन। तो मैरिज ऑफ वोमेन इन वर्ण लोअर देन हर ओन, मतलब जो लड़की थी वो लड़की का जो वर्ण था उससे नीचे जाति के वर्ण के आदमी के साथ शादी जो हुआ करता था उसको क्या कहते हैं? प्रतिलोमा मैरिज। और इट इज़ नॉट सैंक्शन बाय वेदास, और ये वेदास में ज़्यादा सैंक्शन
नहीं था, नहीं है इसके बारे ये जो प्रतिलोम मैरिज ये ज़्यादा सेंशन नहीं है वेदस में। जो अनुलोम मैरिज है वो एक्चुअली मोस्ट एक्सेप्टेबल भी है और ये होता भी था और इट इज़ द कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज। लेकिन जो प्रतिलोम मैरिज है वो ज़्यादा वेदों में सेंशन नहीं है। तो ये था उपनिषद के बारे में। अब वेदांता मतलब वेदों का अंत। वेदांता। तो वेदांता रिवील्स द फाइनल एम ऑफ द वेदास एंड सिग्निफाइज द एंड ऑफ द वेदास। मतलब वेदांता जो है वो एक्चुअली जो नाम ही इसका अर्थ है वेदांता मतलब वेदों का अंत। जो वेदांता क्या बताते हैं हमको, वेदों का अंत के बारे में बताते हैं। मतलब फाइनल साइंस जो है वेद का, मतलब जो फाइनल एम है वेद का, उसको उसके बारे में वेदांता में बताया गया है। और जो वेद का खत्म, मतलब वेद जो खत्म हो गया पढ़ना, तो उसी को बताते हैं वेदांता मतलब वेदों का एंड। और इट कॉन्डेम्स sacrifices ceremonial and denotes the last phase of the Vedic period। और ये क्या लास्ट फेज ऑफ द वैदिक पीरियड में ये क्या करते थे, कॉन्डेम करते थे किसको, सेक्रीफाइसेस एंड सेरेमोनियल्स को। अब आते हैं वेदांगा मतलब वेद का अंग। मतलब वेदांगा मतलब वेद का अंग। वेदांगा, अब बात करते हैं हम वेदांगा के बारे में। जो वेद का अंग बोला जाता है मतलब उसको क्या कहते हैं, वेदांगा। वेद प्लस अंग, वेदांगा। तो वेदांगा जो वो है एक्चुअली, वेदांगा का क्या मतलब माना जाता है कि लाइम्स ऑफ द वेद्स, मतलब वेदों का अंग माना जाता है, लाइम्स ऑफ द वेद। वेदांगा इज द लाइम्स ऑफ द वेदस। दिस आर द सप्लीमेंट्री टेक्सेस। ये जो वेदांगा था वो एक्चुअली वो सप्लीमेंट्री टेक्सेस था जो क्या करता था एक्चुअली प्रॉपर रिसाइटेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदस। मतलब प्रॉपर रिसाइटेशन के लिए और वेद को समझने के लिए वेदांगा को एक्चुअली लिखा गया था वो। और उसको वेदांगा जो था वो एक्चुअली सप्लीमेंट्री टेक्स्ट था एक्चुअली। दिस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ सूत्रास। और उनको किस हिसाब से लिखा गया, मतलब सूत्रास के हिसाब से लिखा गया, मतलब सूत्र के हिसाब से लिखा गया था। मतलब इसका मतलब, इस शब्द का मतलब ये है, इस शब्द का मतलब रिसाइटेशन कैसे करना है उसको बारे में बताते हैं वेदांगा। और उसको सूत्रास आर द वेरी शॉर्ट कॉन्डेंस्ड स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस वैदिक आइडियाज। और जो सूत्रास था वो एक्चुअली क्या था, जो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स थे, मतलब छोटे छोटे डेफिनेशंस थे जिसको वेदों के समझने के लिए और वेदों को किस हिसाब से पढ़ा जाता है, किस हिसाब से इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, इसको बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो और जो वेदांगा है वो एक्चुअली छः नंबर में है। मतलब वेदांगा जो है वो एक्चुअली 6 वेदांगा से, वो क्या क्या है, एक है शिक्षा वेदांगा मतलब फोनिक्स, एक है कल्पा वेदांगा से रियलिस्टिक साइंस के बारे में बताया जाता है। और ज्योतिष है मतलब एस्ट्रोनॉमी, जो ज्योतिष शास्त्र है वो है एस्ट्रोनॉमी, वो है एक है व्याकरण, वो है ग्रामर। दूसरा है निरुक्ता मतलब एटिमोलॉजी, और एक है संदा और मैट्रिक्सेस, और एक है संदा मतलब मैट्रिक्सेस, वो है गणित। तो ये था 6 वेदांगस जिस जो जो यूज होता है वेद को समझने के लिए और कैसे इसको पढ़ा जाता है और उस वेद का अर्थ क्या है उसको समझने के लिए ये से वेदांगा का इस्तेमाल किया जाता है। और जो कल्पा सूत्र है, जो कल्पा सूत्र वो डिवाइडेड इनटू और 3 जो कल्पा सूत्र है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। वो क्या क्या है, श्राउता सूत्र, गृह सूत्र एंड धर्म सूत्र। और श्राउता सूत्र जो है वो एक्चुअली क्या बताते हैं कि स्पेसिफाई द रूल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स। मतलब श्राउता सूत्र जो है वो पूजा पाठ और सेक्रीफाइसेस को डिफाइन करता है। गृह सूत्र क्या करता है, डोमेस्टिक सेक्रीफाइसेस को डिफाइन करता है।
जैसे और उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि एक्सेट्रा। मतलब उपनयन इन्विटेशंस, विवाह मतलब शादी के समय में जो मंत्र पढ़ा जाता है, अंत्येष्टि मतलब फाइनल्स के समय जो मतलब लोग जब मरते हैं, मतलब मृत्यु होते हैं, उस मृत्यु में जो मृतक के सामने जो मतलब उस मृतक का सत्कार के समय में जो जो मंत्र पढ़ा जाता है, वो सब गृह सूत्र में मेंशन है। और एक धर्म सूत्र जो है वो है कॉन्सर्न अबाउट रिचुअल धर्म, जो धर्म के जो रिचुअल्स है उसके बारे में धर्म सूत्र बताते हैं। अब आ गया पुराण्स। अब हम पढ़ेंगे पुराण्स। पुराण्स मतलब ओल्ड, मतलब पुराण, मतलब पुराण मतलब पुराण, मतलब ओल्ड, उसका एंशियंट और ओल्ड। पुराण को किसने कंपोज किया था? पुराण को कंपोज किया था वेद व्यासा जी ने। वेद व्यासा ने पुराण को कंपोज किया था, यह माना जाता है। और द पुराण्स आर ट्रेटेड वेरियस टॉपिक कॉन्सर्न रिलीजियस डेवलपमेंट दैट ऑकर्स अराउंड 5th and 6th सेंचुरीज। मतलब जो रिलीजियस डेवलपमेंट पुराण में क्या क्या मेंशन है, पुराण में ये मेंशन है 5th and 6th सेंचुरी में जो रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में पुराण में मेंशन किया गया है। पुराण जो होते हैं वो हिंदू धर्म के बारे में, जो हिंदू धर्म का ग्रोथ है उसके बारे में बताते हैं पुराण हमें। द कंडीशंस ऑफ सोसाइटी ऑफ एंशिएंट टाइम्स, जो सोसाइटी था एंशिएंट टाइम का, पूरा इतिहास का जो एंशिएंट टाइम का जो सोसाइटी था उसके बारे में हमें पुराण बताते हैं। सोशल कस्टम्स कैसा था उन लोगों का, रिलीजियस सेरेमनीज कैसा था, कौन सा रिलीजियस कैसे किसको मानते थे, किस हिसाब से पूजा पाठ करते थे, सब मतलब पुराण में मेंशन किया गया है। मतलब जो पुराण जो है एक्चुअली वेद व्यासा ने कंपोज किया था, और उसमें 5th and 6th सेंचुरी में हिंदू धर्म का जो डेवलपमेंट था उसके बारे में बताया गया है। उसके सोसाइटी जो एंशियंट सोसाइटी था, जब हिंदू धर्म का ग्रोथ होने लगा था तो उसमें सोसाइटी में सोशल कल्चर कैसा था, इकोनॉमी कैसा था उसका, सब रिलीजियस सेरेमनीज कैसा था, सब कुछ पुराण में मेंशन किया गया है। ट्रेडिशनली पुराण डिस्कस 5 सब्जेक्ट्स, मतलब 5 सब्जेक्ट और 5 साइंस के बारे में पुराण बताते हैं। जो इन द टाइम ऑफ 4 एजेस, जो 4 एजेस है, मतलब 4 युग है, उसके बारे में पुराण हमें बताते हैं कि उन उसके बारे में हमें पुराण में डिस्कस किया हुआ मिलता है, कि डिटेल्स मिलता है उसके बारे में, क्या क्या जो युग है, से सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग में जो है वो सब हमें पुराण में मिलता है। और वो 5 साइंस क्या है कि सर्गा, द प्राइमरी क्रिएशंस ऑफ द यूनिवर्स, मतलब स्वर्ग, स्वर्ग के बारे में बताते हैं हमें पुराण। प्रतिसर्ग, प्रतिसर्ग रिक्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशंस आफ्टर एनिमेशंस एंड हैबिटेशंस, मतलब रिक्रिएशंस मतलब मरने के बाद पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं हमें। मन व्रतस, मन व्रतस द रीजन्स ऑफ द वेरियस मनुष्य, जो वेरियस समय का जो मनुष्य का जो रीजन है उसके बारे में बताते हैं। भस्मा, द जेनोलॉजी ऑफ गॉड्स एंड ऋषिस, मतलब भस्मा जो जेनोलॉजी ऑफ जो गॉड और भगवान और ऋषिस के बारे में बताते हैं। और बम बमसनु सलिता, मतलब रॉयल लाइनेस के बारे में बताता है। हिस्ट्री ऑफ सोलर मतलब एंड लूनर डायनेस्टीज, मतलब सूर्यवंशीस और चंद्रवंशीस के बारे में हमें ये पुराण में मिलता है। इट इज द कॉमनली एक्सेप्टेड 4 योगास दैट मेक मध्य योगा। और ये माना जाता है कि जो 4 युग है, ये 4 युग मिलकर एक मध्य युग का फॉर्म करते हैं, मेक बना दैट। और जहाँ पे 1000 मध्योगा मेक्स एक कल्पा, मतलब 1000 मध्योगा मिलकर बनाते हैं एक कल्पा। और एवरी कल्पा इज फर्दर डिवाइडेड इन 14 मनव्रतस व्हिच इज प्रिसाइडेड ओवर स्पेसिफिक मनु। मतलब जो 4 युग है वो मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक मध्योगा। और 1000 मध्योगा मिलकर बनते हैं कि क्या, कल्पा। और ऐसे कल्पा को 14 मन व्रतस में डिवाइड किया गया है एंड डिफरेंट स्पेसिफिक मनुष्य में।
और पुराण में ये भी मिलता है कि हर युग खत्म हो जाएगा और फिर से रिक्रिएशन किया जाएगा उसको, उस युग को। एंड ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब हर युग खत्म होगा, उसके बाद रिक्रिएशन होगा, फिर खत्म होगा, फिर रिक्रिएशन होगा। तो ऐसे एक साइक्लिक प्रोसेस से युग जो है चलता रहेगा। इसके बारे में पुराण में हमें मिलता है। द पुराण डिवाइडेड इनटू 18 महापुराण्स, मतलब जो पुराण है वो 18 महापुराण्स में भी और डिवाइडेड किया गया है। तो इसमें हमें क्या क्या मिलता है, जैसे विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, नारद पुराण, शिव पद्मा पुराण, शिवा पुराण, गरुड़ा पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्मा पुराण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब हमें ऐसे ही 18 जो महापुराण मिलता है और न्यूमरस उपपुराण और सेकेंडरी पुराण, मतलब सेकेंडरी जो बहुत सारे सेकेंडरी पुराण हमको, मतलब उपपुराण हमको मिलता है। जो पुराण का ये भाग है, मतलब पुराण को 14 भागों में बांटा गया है और बहुत सारे महापुराणों में भी इनको बांटा गया है। अब आते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र मतलब धर्म का शास्त्र। धर्मशास्त्र मतलब धर्म का शास्त्र। धर्मशास्त्र हमें संस्कृत वर्ड में लिखा हुआ मिलता है और वो लोग वो धर्मशास्त्र जो वो संस्कृत टेक्स्ट है। एंड मोरालिटी अबाउट किसके बारे में, मोरालिटी एंड रिलीजियस ड्यूटीज। और रिलीजियस ड्यूटी है मतलब धर्म के जो ड्यूटीज है, जो कर्तव्य है, जो निष्ठा है, उसके बारे में हमें धर्मशास्त्र में मिलता है। और धर्म का जो रेगुलेशन है, जो ऑर्डर है, कैसे सोसाइटी में कैसे धर्म को इम्प्लीमेंट करना, कैसे हम मान के चलते हैं धर्म को, तो उसी के बारे में हमें धर्मशास्त्र में मिलता है पढ़ने के लिए। और धर्मशास्त्र क्या करता है, फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ गोल्स के बारे में धर्मशास्त्र हमें बताता है। जैसे कि धर्म हो गया राइटस कॉन्डक्ट, अर्थ हो गया धर्म, अर्थ, कर्म, ऐसा, और मोक्षा। इन 4 साइकिल्स के बारे में धर्मशास्त्र में हमें बताया गया है। धर्मशास्त्र सब डिवाइड इन धर्मसूत्रस। तो धर्मसूत्र जो धर्मशास्त्र है उसको धर्मसूत्रस में डिवाइड किया गया है। और समृतिस, और समृतिस में भी उसको डिवाइड किया गया है। मतलब धर्मसूत्र को धर्मसूत्र एंड समृति में डिवाइड किया गया है धर्मशास्त्र को। और ये जो है वो 3 धार्मिक सोर्स को क्या करता है, इंडिकेट करता है, रिकॉग्नाइज करता है। जैसे वेदास, समृति एंड शिष्टाचारा। और एक शिष्टाचारा मतलब वेदा जो है श्रुति, व्हाट इज हायर्ड, मतलब जो सुना गया है। स्मृति मतलब जो याद रखने का चीज है। और जो है शिष्टाचार मतलब गुड मैनर। शिष्टाचार मतलब शिष्टाचार, शिष्टाचार के बारे में हमें बताया गया है धर्मशास्त्र में। इन तीनों चीजों के सब बारे में हमें धर्मशास्त्र में मिलता है पढ़ने के लिए। और एक पर्सन्स का जो धर्म है वो डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स पर, जैसे जेंडर हो गया, मेरिटल स्टेटस हो गया, वर्ण हो गया, आश्रम्स हो गया। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर एक पर्सन के धर्म को डिपेंड करता है। आउट ऑफ द 4 वर्णस 3 वर्णस वर्णस और ब्राह्मस, क्षत्रियस एंड वैश्यस आर कंसीडर्ड एज द्विजा। मतलब जो 4 वर्ण है, उन कौन कौन सा वर्ण है, हमें ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रस। इन सारों में से 3 जो वर्ण है, ब्राह्मण, ब्राह्मणस, क्षत्रियस एंड वेदस, वैश्यस, उनको क्या कहते हैं, वीजा कहते हैं। वीजा में कंसिडर किया जाता है। मतलब ट्वाइस बोर्न एज दे हैड द राइट ऑफ स्केट ट्रेडेड सेरेमनी कंसिडर्ड स्किन एंड सेकंड बर्थ। मतलब इन लोगों का मानना है कि इन तीनों जो वर्ण है, इन उन लोग सेकेंड पार्ट के ऊपर, मतलब सेकेंड दूसरी जन्म के ऊपर विश्वास रखते हैं। और जो शूद्रस है वो एक्चुअली सिविल डिसेबिलिटीज के बर्डन में अंदर आता है। शूद्रस और बर्डन इट मीन सिविल डिसेबिलिटीज, मतलब बहुत सी सिविल डिसेबिलिटीज है जिसपे शूद्रस को रिकॉग्नाइज किया जाता था। जो और सार आश्रम जो थे, वो सार आश्रम क्या क्या थे, एक तो ब्रह्मचर्य, एक गृहस्थ, वनस्पत और संन्यास। ब्रह्मचर्य मतलब सेलिब्रेट स्टूडेंटहुड, गृहस्थ हाउस होल्ड,
Prekas, Banaspada partial renunciations, and Sannyasa complete renunciations. Different ashram stages were not followed by all, और जो ये 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, बानस्पदा, सन्यासा, वो सभी लोग फॉलो नहीं करते थे, और ये वोमेन और मतलब वोमेन और शूद्रस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था, ये आश्रम्स। अब आते हैं एपिक्स मतलब जो हमारे रामायण और महाभारत, जो बहुत ही पवित्र और बड़े बहुत ही पवित्र माने वाले ग्रंथ है, उनके बारे में बताया गया है। जो एपिक्स, एक्चुअली ये दो एपिक्स है जो लिखा गया था कब, अराउंड 400 BC में लिखा गया था। तो द एपिक्स आर इम्पोर्टेंट लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड इज द ग्रेट एपिक्स आर महाभारत एंड रामायण। जो इम्पोर्टेंट जो एपिक जो था रामायण और महाभारत था, वो जो एंशिएंट इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण लिटरेचर था। और दो ग्रेट एपिक्स था हमारे क्या, महाभारत एंड रामायण, बोथ वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग पोएम्स, और दोनों एपिक्स को बहुत बड़े पोएम्स के हिसाब से लिखा गया था। पोएम में मतलब कविताओं के द्वारा लिखा गया था, कविताओं के फॉर्म में लिखा गया था। एंड दे डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। और जो महाभारत और रामायण है, उनमें हमें एंशिएंट इंडिया के पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानने को मिलता है। अब आते हैं महाभारत जो था वो रफली कंपोज बिटवीन, महाभारत को माना जाता है कि कंपोज बिटवीन 400 BC से 400 CE, मतलब 400 BC से 400 CE के बीच में लिखा गया था। मतलब ईसापुर 400 BC, मतलब ईसापुर 400 साल पहले से, और ईसा के बाद जो था वो ईसा 400 बाद, इन 800 सालों के बीच में ही लिखा गया था, यह माना जाता है महाभारत को। और उसको कंपोज किसने किया था, वेद व्यासा ने महाभारत को कंपोज किया था। और इसमें जो 18 पर्व है और 1 लाख वर्सेस है, महाभारत में 18 पर्व और 1 लाख वर्सेस है, जो लॉन्गेस्ट एपिक पोएम एवर रिटन। और महाभारत को सबसे ज़्यादा लंबा पोएम एपिक माना जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा महाभारत बहुत बड़ा एक एपिक है, और सबसे ज़्यादा, और क्योंकि इसको कविता के रूप में लिखा गया था, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, महाभारत को लॉन्गेस्ट एपिक पोएम एवर रिटन। अब तक महाभारत जैसा कोई पोएम, एपिक पोएम बना ही नहीं, लिखा गया है नहीं इतना बड़ा। जो महाभारत जो डिस्क्राइब करता है कि इसको क्या, दो बैंड्स ऑफ ब्रदर्स के, मतलब जो कौरव और पांडव से दोनों एक ही वंश, एक ही अपने वंशज के बिलोंग करते थे वो लोग, और लेकिन उन लोगों के बीच में जो फाइट हो गया कुछ चीज़ों के बारे, उसके बारे में बताया गया। और द हस्तिनापुर किंगडम, जो हस्तिनापुर किंगडम था, और जो ग्रेट महाभारत बैटल हुआ था, उसके बारे में भी बताया गया है, महाभारत में लिखा गया है। और एक्चुअली महाभारत जो हुआ था वो द्वापर युग में हुआ था, ऐसा लिखा गया है। महाभारत जो था वो एक्चुअली द्वापर युग में हुआ था, ऐसा माना जाता है। But historians consider the event socially character of the Mahabharata, considering the earlier age of the development of Ramayana, as the Mahabharata sitting pertaining in the Indo-Gangetic divided Gangetic divided into Upper Ganga Valley। मतलब लेकिन जो ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि जो महाभारत था वो एक्चुअली द्वापर युग में हुआ था, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का मानना था कि किसी का जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महाभारत था वो एक्चुअली रामायण के अर्ली डेवलपमेंट एज में हुआ था। महाभारत का जो युद्ध हुआ था, तो ऐसा माना जाता था। तो अब आता है रामायण। तो रामायण था, एक्चुअली रामायण कंपोज किया गया था 400 BC से 300 CE के बीच में, मतलब 700 साल, मतलब एक ही समय में था, लेकिन कुछ 800 साल के बीच में रामायण और महाभारत का दोनों को कंपोज किया गया था। और रामायण को कंपोज किया था किसने, वाल्मीकि ने।
रामायण को वाल्मीकि ने कंपोज किया था और इट इज कॉन्सिस्ट ऑफ 7 खंडस। जो रामायण है इसमें 7 खंड है और 24,000 वर्सेस है, और रामायण में 24,000 वर्सेस है और 7 खंड है। रामायण इज उसको कंसिडर आदि काव्य। रामायण को क्या कहते हैं, आदि काव्य भी क्या कहा जाता है। इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा कि रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। और ये कंसिडर किया गया है, मतलब रामायण में यह मेंशन है कि जो राम भगवान थे वो एक्चुअली त्रेता युग से बिलोंग्स करते थे, अर्लियर देन द महाभारत। जो महाभारत से आगे का युग था त्रेता युग का, तो द्वापर युग से पहला का युग था त्रेता युग, और उसी त्रेता युग में रामायण जो है, राम जो था, भगवान राम वो बिलोंग करते थे। तो ये था वेदास के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस। तो ये पार्ट अभी हमने शुरू ही किया है, पार्ट 1। तो अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे अर्ली वैदिक पीरियड और लेटरल वैदिक पीरियड्स के बारे में। मतलब अभी तक हमने जो वैदिक पीरियड में जो स्टार्टिंग हुआ था आर्यंस आने से, जो वैदिक पीरियड था उसमें सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक अभी तक पढ़ा नहीं है हमने, क्या क्या था इसमें। तो ये सिर्फ हमने जो बेसिक इंफॉर्मेशन था वैदिक एज के बारे में, जो वेदस के बारे में, एक्चुअली वैदिक एज के बारे में नहीं था ये, वैदिक वेदस के बारे में हमने अब अभी जो पढ़ाई की वो वैदिक वेदस के बारे में पढ़ाई की। अभी हम वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। जो वैदिक एज में जो है क्या क्या है, कैसा इकोनॉमी था, कैसा सोशल लाइफ था, कैसा रिलीजियस बिलीफ्स था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में, मतलब इस वीडियो के दूसरे हिस्से पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग हमें बने रहिए इस चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कर दीजिएगा। चैनल भी ऐसे नया है और आप लोगों को और भी अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।